भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता, मीडिया पैनलिस्ट, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी और जिला मीडिया प्रभारियों के आज के इस विशेष प्रशिक्षण शिविर में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कर्मठ और लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, जिनका मार्गदर्शन यहाँ पर आप सबको प्राप्त हुआ है और जिनके पास इस फील्ड का एक लंबा अनुभव है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह मीडिया प्रमुख माननीय श्री संजय मयूख जी, पार्टी की बात को और पार्टी की विचारधारा को और उपलब्धियों को मीडिया के सामने कैसे प्रभावी ढंग से रखना है, आप एक चेहरा देखते होंगे। हर नेशनल चैनल में अक्सर पार्टी की बात को प्रभावी ढंग से रखते हुए आप देखते होंगे। यहाँ पर उपस्थित हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता सम्मानित श्री संबित पात्रा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता सम्मानित श्री के शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश से ही राज्यसभा के सांसद माननीय श्री जफर इस्लाम जी, हमारे प्रदेश के मीडिया के प्रभारी श्री मनीष दीक्षित जी, प्रदेश मीडिया के सह प्रभारी श्री अभय प्रताप सिंह जी, हिमांशु दुबे जी, धर्मेंद्र राय जी, प्रियंक पांडे जी और उपस्थित सभी मीडिया से जुड़े हुए प्रदेश, क्षेत्र और जनपद से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं पहले राष्ट्रीय टीम से आई हुई इन सभी पदाधिकारियों का आज के इस विशेष प्रशिक्षण शिविर में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे अलीगढ़ में ही प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया है कि इस कार्यक्रम में चलना है। हम लोगों ने कल से एक अभियान अपने हाथों में लिया है। मैं और प्रदेश अध्यक्ष जी जनपद कुशीनगर जनपद से कल आप लोगों ने इस अभियान का शुभारंभ किया है कि 2017 में जिन विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं हो पाई थी, 2022 में उन्हें सफलता की ओर अग्रसर करने के लिए हम लोगों के सम्मेलन प्रारंभ हुए थे और हम लोग कल कुशीनगर में थे। कल माननीय प्रधानमंत्री जी का अलीगढ़ में एक कार्यक्रम है, तो इसी कार्यक्रम की तैयारी देखने के बाद अब हम लोग यहाँ पर आए हैं और मैं इस बात को बहुत दिनों से महसूस कर रहा था कि राष्ट्रीय टीम से जुड़े हुए हमारे पदाधिकारी प्रदेश के, क्षेत्र के और जिले के जो हमारे मीडिया प्रभारीगण हैं, क्षेत्रीय मीडिया के प्रभारी हैं या जनपद स्तर पर मीडिया के प्रभारी या पैनलिस्ट हमारे प्रदेश में हैं, सभी के साथ एक बार बैठ करके अपने अनुभव को साझा करते तो उसका लाभ हमें यहाँ पर प्राप्त होता। यद्यपि प्रदेश में हमारे पास जो टीम है, इनमें से बहुत सारे लोगों के पास एक अच्छा अनुभव है, लंबा अनुभव है और अपनी बात को एक प्रभावी ढंग से रखते भी हैं, लेकिन फिर भी रीजनल मीडिया और नेशनल मीडिया का अंतर बहुत स्पष्ट दिखाई देता है और अपनी बात को कम शब्दों में प्रभावी ढंग से, बिना किसी विचलन के, बिना किसी उत्तेजना के हम कैसे रख सकते हैं, इसके लिए वह अनुभव जिन्होंने राष्ट्रीय टीम में लंबे समय तक उस फील्ड में काम करने के बाद अर्जित किया है, आज यहाँ पर दिया जा रहा है। ये सचमुच एक अभिनंदनीय प्रयास है। मैं इसके लिए प्रदेश के अध्यक्ष जी को, प्रदेश के
संगठन महामंत्री जी को और प्रदेश मीडिया की पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। अक्सर होता है कि हम लोग अपनी बात को प्रभावी ढंग से नहीं रख पाते, या हमारे लोगों में, या एक कॉमन मैन की मैं बात करता हूं, जब तक हम उसको याद नहीं दिलाते हैं कि हमने ये भी काम किया, ये भी किया, ये भी किया, कोई इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है। मुझे याद है 2019 के लोकसभा चुनाव के 4-5 महीने पहले मैंने सांसद, विधायक और जिले के अध्यक्ष को लखनऊ में ही बुला करके उनके साथ समन्वय बैठक शुरू की थी। अलग अलग जिले वाइज मैंने बैठकें शुरू की थी। तो मैंने एक जनपद के, तब तक हमारी सरकार को लगभग 1.25 वर्ष हो चुके थे, और 1.25 वर्ष के इस कालखंड के दौरान जब मैंने बैठक शुरू की तो मैंने लोगों से पूछना शुरू किया कि भाई क्या हो रहा है। बैठक मुख्य रूप से केंद्रित थी आपसी समन्वय को लेकर के, क्योंकि लोकसभा चुनाव होने जा रहे थे और लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख करके तमाम विधायकगण भी लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी बन रहे थे, कुछ जगह संगठन के पदाधिकारी बन रहे थे और आपसी खींचतान के कारण नुकसान हो रहा था। तो मैंने उस समन्वय की दिशा बैठकें शुरू की, हर दिन 2-3 जनपदों को बुला करके, क्योंकि मुझे जल्दी इसलिए भी थी कि हमें कुंभ की भी तैयारी करनी थी और उसी समय हमें प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन का भी एक अवसर प्राप्त हुआ था। तो मैंने एक जिले के लोगों को पहले दिन जब बुलाया तो वहाँ के जिला के अध्यक्ष, महानगर के अध्यक्ष, माननीय सांसद, विधायकगण, सभी लोग आए थे। मैंने उन लोगों से कहा कि क्या चल रहा है। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कुछ नहीं हो रहा है। पहला ही शब्द था कुछ नहीं हो रहा है। मैंने कहा विकास की योजनाओं के बारे में, साहब उन्होंने कहा जब कुछ नहीं हो रहा है तो हम कैसे बताते हैं। मैंने कहा कुछ नहीं हो रहा है। कहा नहीं। मैंने कहा आपके यहाँ 2017 के पहले कितनी बार बिजली आती थी, कितने घंटे बिजली आती थी 24 घंटे में। उन्होंने कहा 4-5 घंटे। मैंने कहा इस समय, तो उन्होंने कहा साहब इस समय तो 20 से लेकर 24 घंटे तक मिल रही है। तो मैंने कहा ये कुछ नहीं हो रहा है क्या? क्या ये अंतर 5 घंटे से 24 घंटे बिजली जाना, क्या ये अपने आप में हमारी उपलब्धि नहीं है क्या? मैंने कहा आपके यहाँ किसने किसानों का कर्ज माफ हुआ है? तो उन्होंने कहा हमने सर्टिफिकेट तो बांटे हैं लेकिन जिले स्तर पर इस बात को नहीं देखा है। मैंने कहा जिलाध्यक्ष के पास डाटा होने चाहिए थे, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपके जनपद में 1,05,000 किसानों का कर्ज माफ हुआ है, उसकी राशि इतनी है। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई जब हम लोग लोकसभा चुनाव 2014 में और 2017 के विधानसभा चुनाव में गए थे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम लोग सभा करने के बाद मैं अक्सर क्या करता था कि अंतिम सभा में वहां पर हेलीकॉप्टर छोड़ देता था और कार से फिर निकलता था, तो 2-3 सभाएं और करते हुए दिल्ली निकल जाते थे। तो मैंने कहा किसी कार्यकर्ता के यहाँ अगर रुकने के लिए होता था तो परिवार की महिलाएं आती थी, सबसे पहले एक ही बात करती थी कि क्या उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का माहौल हो पाएगा। बेटियां असुरक्षित थी, बहनें असुरक्षित थी। और मैंने कहा और तो और एक सामान्य बैलगाड़ी और भैंसावान भी जाता है तो उसके जो भैंस या उसका भैंसा या उसके बैल भी सुरक्षित नहीं थे। क्या आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की समस्या नहीं थी, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समस्या थी। मैंने कहा क्या आज कोई बैलगाड़ी के बैल या किसी भैंसे को या किसी बालिका को या किसी महिला को कोई जबरन उठा सकता है क्या?
उन्होंने कहा नहीं, आज तो नहीं, आज तो अपराधी गले में तख्ती टांग करके थाने में जाते हैं कि साहब एक बार बकस दो, हम सब्जी बेच करके अपने परिवार को पाल लेंगे। तो मैंने कहा क्या ये अंतर नहीं दिखाई दे रहा? क्या ये अंतर नहीं है? पहले उत्तर प्रदेश की पहचान क्या थी? जहां से गड्ढे सड़कों पर प्रारंभ हो जाए समझ लो उत्तर प्रदेश है। सायंकाल जहां से अंधेरा हो जाए वो उत्तर प्रदेश है। जहां पर कोई भी सभ्य व्यक्ति रात्रि को सड़कों पर चलने से भयभीत हो, वह उत्तर प्रदेश एक तस्वीर प्रस्तुत करता था। नौजवानों के सामने पहचान का एक संकट था। लेकिन आज तो ऐसा नहीं है। फिर मैंने विकास की बड़ी योजनाओं के बारे में कहा। मैंने कहा अभी दिल्ली से मेरठ तक एक हम लोग 12 लेन का हाईवे बना रहे हैं, क्या इसकी चर्चा है? उन्होंने कहा हाँ साहब इसकी बहुत अच्छी चर्चा है। मैंने कहा मेरठ के एक उत्पाद को हम लोगों ने एक जनपद एक उत्पाद में लिया है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में, स्पोर्ट्स आइटम को, क्या इसकी कोई चर्चा है? उन्होंने कहा साहब बहुत अच्छी चर्चा है। मैंने कहा RRT रैपिड रेल हम लोग दिल्ली से मेरठ तक ला रहे हैं। अब तक 3 घंटे मेरठ से दिल्ली जाने में लगते थे, अब 45 मिनट में पहुंच जाएंगे। 32,000 करोड़ रुपए केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। उन्होंने कहा साहब बहुत अच्छी चर्चा है। तो मैंने कहा ये 10 तो मैंने ही आपके सामने गिना दी है। अगर आप भी इसी प्रकार से याद करके इन बातों को कार्यकर्ताओं के साथ साझा करते और कार्यकर्ताओं के साथ साझा करने के बाद इन मुद्दों पर चर्चा आगे बढ़ाते, तो संभवतः आपके सामने संकट नहीं खड़ा होता। और मैंने इस चीज को देखा है। कल मैं और प्रदेश अध्यक्ष जी कुशीनगर में थे। पहले कार्यक्रम में हम लोग जब गए थे तो लगभग 3 घंटे लेट थे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जी को चित्रकूट से आना था और मुझे लखनऊ से एक बैठक करके फिर संत कबीर नगर जनपद जाना था। संत कबीर नगर जनपद के बाद तब मुझे कुशीनगर पहुंचना था। 12 बजे का कार्यक्रम था, हम लोग 3 सवा 3 बजे वहां पहुंचे। भीषण गर्मी थी कल वहां पर, दोनों कार्यक्रमों में टेम्परेचर 45-46 था और अनुमान कर सकते हैं दोनों कार्यक्रमों में प्रत्येक में 50,000 से कम लोग नहीं थे। 50,000 और उत्साह, यानी 3 घंटे 4 घंटे लेट पहुंचने के बाद भी उत्साह में कोई कमी नहीं थी। पब्लिक उसको स्वीकार कर रही है, लेकिन हम अपनी बात को कहने में संकोच कर रहे हैं। जनता कह रही है। जितना लोक कल्याणकारी कार्य पिछले 7 वर्षों से हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के राजनीतिक एजेंडे को बदल दिया। जो पहले जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा तक सीमित होकर के रह गया था, आज वह गांव पर, गरीब पर, किसान पर, नौजवान पर, समाज के प्रत्येक तबके पर बिना किसी भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ जिस रूप में मिलना प्रारंभ हुआ, अगर उस पर चर्चाएं प्रारंभ हो जाएं हर एक स्तर पर, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज भी अपने मूल्यों, अपने सिद्धांतों के साथ साथ लोक कल्याणकारी योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं और हर एक नागरिक के मन में सुरक्षा का एक भाव जो पैदा हुआ है, इन सब के कारण भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं कोई संकट नहीं खड़ा होने वाला है। लेकिन अपनी बात को रखने की आदत रखना और वहां पर तमाशबीन बन के नहीं। खासतौर पर अगर हम देखते हैं, अक्सर हमें लिखने की आदत भी डालनी पड़ेगी, दोनों में, सोशल मीडिया में भी। और आप देखते होंगे जिनका जमीन पे कोई अस्तित्व नहीं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आप देखते होंगे कि वे लोग हमारे खिलाफ, हमारे ही अभियान को कैसे हमें ट्रोल करने का प्रयास करते हैं। और हमारा इतना भारी भरकम संगठन, इतना जनाधार, इतना हमारी फॉलोअर्स,
और उस सब के बावजूद, फॉलोइंग के बावजूद भी हम लोग कभी कभी अपने आप को बैकफुट पर महसूस कर लेते हैं। ऐसी स्थिति क्यों? युद्ध के मैदान में ये नहीं देखा जाता है कौन नेतृत्व कर रहा है। युद्ध के मैदान में जब मूल्य और विचारों की बात आएगी, मूल्य और आदर्शों की बात आएगी, मान अपमान की चिंता की अगर भिड़ने की आवश्यकता होती है और उसको विजयी स्थिति में पहुंचाने की स्थिति होती है। और यह मुझे लगता है कि आज के समय में परिस्थितियां कैसी होंगी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोरोना कालखंड में क्या स्थिति बनती कुछ नहीं कहा जा सकता। और उस समय मीडिया की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है, और उसमें खासतौर पर मीडिया से जुड़े हुए जो हमारे मीडिया प्रभारीगण हैं, पैनलिस्ट हैं या फिर प्रवक्ता हैं, इन सब की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। अपनी बात को रखने का तरीका, उसके लिए तैयारी, हमें तो हमेशा अपने आप को अपडेट रखना है, हमेशा अपडेट रखना है, सरकार से भी, संगठन से भी और मीडिया के माध्यम से भी। जो तथ्य आए, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो मीडिया में तथ्यों से परे हो, हमें तत्काल उसके बारे में भी अपनी तैयारी रखना, बताना किसके स्तर पर एक गलत कमी हो रही है, उनको अवगत कराना। बहुत सारी चीजें लोकल स्तर पर होती हैं, सरकार की योजना है लेकिन उसकी कोई जानकारी लोकल स्तर पर नहीं होती, या कोई विरोधी उसका श्रेय लेने का प्रयास करता है। उस समय पार्टी के अधिकृत व्यक्ति के द्वारा या एक प्रवक्ता के रूप में अपनी बात को रखना कि भाई ये तो हमारी सरकार की देन है, ये कहां से इसकी बात कर रहे हैं। आप देखते होंगे अक्सर क्या होता है, प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा चलाई गई एक ऐसी योजना है 2022 तक हर गरीब के सिर को ढकने के लिए छत उपलब्ध कराने की योजना। लेकिन अगर गांव के एक व्यक्ति से अगर आप पूछेंगे कि भैया ये आवास कैसे मिला, तो चूंकि हम लोग वहां नहीं पहुंच पाते, वो कहता साहब प्रधान जी ने हमें दिया है। जो श्रेय पार्टी को मिलना चाहिए, प्रधान आपका है तो ठीक बात है, लेकिन अगर विरोधी है तो आपकी उपलब्धि का श्रेय विरोधी ले लेता है। प्रधानमंत्री आवास योजना विशुद्ध रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है, लेकिन मोदी जी के माध्यम से पार्टी इसका लाभ ले सके, इसकी तैयारी और इसके लिए लोगों को तैयार करना, इसके लिए एक एक लाभार्थी के पास पहुंच करके एहसास कराना, किसने दिया है? मोदी जी ने दिया है। किसने दिया है? भाई हमारी सरकार ने दिया है। एक एक घर में शौचालय, एक सामान्य नागरिक तो समझता होगा कि शौचालय का मतलब कुछ नहीं, लेकिन भाइयों बहनों मैं इस बात को बहुत नजदीक से समझता हूं। 1977 में पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक बीमारी आई थी। 1977 से लेके 2017 तक 40 वर्षों तक वहां पर लगभग 50,000 बच्चों की मौत हुई। एक वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक के 50,000 बच्चों की मौत हुई, और इन 50,000 बच्चों की मौत पर पिछली सरकारों ने कुछ भी नहीं किया। आप आश्चर्य करेंगे, स्वच्छ भारत मिशन लागू होने के बाद पहले 2.5 वर्ष में प्रदेश के अंदर जो पिछली सरकारों की अकर्मण्यता थी, नहीं उन्होंने लागू होने दिया। लेकिन जब हम लोग आए तो हमारे सामने एक लक्ष्य था कि 2,61,00,000 लोगों को शौचालय पहुंचाने हैं, बनवाने हैं। कैसे होगा? हम लोगों ने 1 लाख राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण करवाया था, उनके साथ ट्रेन्ड मैन पावर लगाया, संसाधनों का अभाव न हो, और एक साथ अभियान बनाया था। अगले 2.5 वर्ष के अंदर जिसे हमें बनाना था, मात्र 1.5 वर्ष के अंदर 2,61,00,000 शौचालय हम लोगों ने प्रदेश में बनाए। एक स्वच्छ भारत मिशन की सफलता के लिए उस समय के शहरी विकास मंत्री माननीय वेंकैया जी इस बात को कहते थे, मिशन तब सफल होगा अगर यूपी में सफल हो गया तो, अन्यथा यूपी के ऊपर ही सारी विफलता का भंडा फूटने वाला था। यूपी ने 1 वर्ष पहले इस लक्ष्य को प्राप्त किया, सफल हुआ, लेकिन लाभ हमें कहां मिला? इंसेफ्लाइटिस से मौत के आंकड़े एकदम 0 पे आ गए, 0 पे। अनुमान करिए, मैं भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के दौरा करके आया था। कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, इन 7 जनपदों में
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इन 3 महीनों में 1500 से 2000 बच्चों की मौत होती थी और 1500 से 2000 बच्चों की होने वाली इस मौत पर कहीं से भी कोई संवेदना नहीं फूटती हुई दिखाई देती थी। लेकिन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो कार्य हुआ, मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हरेक व्यक्ति के स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके और नारी गरिमा को ध्यान में रख करके जिस अभियान को आगे बढ़ाया, हम उसका श्रेय नहीं ले पाते हैं, उसके बारे में लोगों को एहसास नहीं करा पाते हैं। आज वे बच्चे जीवित हो रहे हैं इसलिए क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन हमारे सामने था। आज मेडिकल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर किस रूप में था, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है और उन चीजों को कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, उन चीजों पर अगर हम लोग ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी बातों को आगे बढ़ा देंगे, कोई भी आपके सामने नहीं टिकने वाला है। क्योंकि जो कुछ भी हुआ है आप देखेंगे, किसी भी, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का हो, चाहे वह लोक कल्याणकारी योजनाओं का हो या फिर किसी भी अन्य योजना का, ये ज्यादातर अधिक से अधिक जो हुआ है 2014 के बाद से इस देश के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बन पाया है। और यही कारण है कि हर तबके का व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के लिए उतावला है और उसने इस चीज का एहसास 2014 में भी करा दिया था, 2017 में भी करा दिया था और उत्तर प्रदेश में तो 2019 में सबसे बड़ा एक महागठबंधन बना था। जनता ने उसको जिस रूप में खारिज किया है वो इस बात को प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रामाणिकता को जनता ने पूरी तरह स्वीकारा है और उस पर हमें केवल एक प्रवक्ता के रूप में उसे आम जन तक उस स्वीकार्यता को बनाए रखने के लिए प्रयास करना है। पब्लिक बोल रही है। हम लोगों ने तो कल कुशीनगर में इस बात को देखा, एक एक व्यक्ति चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा था, जो उत्साह था, जो उमंग था, एक ही जनपद के 2 अलग अलग छोर में क्या उत्साह था, क्या उमंग थी और किस रूप में लोग इस बात का उल्लेख कर रहे थे। ये चीजें बताती हैं कि जनता, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता उसके मन में है और उसके लिए अभी से कार्य करने के लिए तैयार होना, जो भी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उसके लिए अपने आप को तैयार करना। मीडिया पैनल में भी अगर हमारे लोग, एक तो प्रवक्ता के रूप में हमारी बातों को प्रतिदिन पार्टी की भी और सरकार की बात को भी प्रभावी ढंग से रखने के लिए प्रदेश के प्रवक्तागण प्रतिदिन अपनी बात को जरूर रखें। एक बार कोई एक समय मीडिया ब्रीफिंग का होता है, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी के द्वारा अपनी बात को मीडिया के सामने रखना, या कहीं पर कोई व्यक्ति गलत बातों को कर रहा है, अपनी बात को प्रभावी ढंग से वहां पर मीडिया के सामने प्रस्तुत करना, जिससे मीडिया को कहीं भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता न पड़े या कोई भी अपने अनुमान से फिर अपनी बात को न लिखने पाए, अपने अनुसार से कोई बात लेकिन क्या बोलना है और कितना बोलना है इसकी तैयारी। मीडिया पैनल के लिए जाते हैं लोग पहले से समन्वय बना करके, सरकार के पक्ष से क्या क्या चीजें आनी, क्या क्या चीजें हुई हैं, क्या हमें अपनी बात को रखना है, पार्टी का क्या इस पर व्यू है, पार्टी की बात को भी वहां पर रख करके और प्रभावी ढंग से अपनी बात को रखना। ऐसे जनपद क्षेत्रीय स्तर पर भी हम एक बेहतर समन्वय बना लें, प्रदेश के प्रवक्ता क्षेत्रीय प्रवक्ताओं के साथ, क्षेत्रीय प्रवक्ता जनपद के प्रवक्ताओं के साथ, कि हमारी लाइन क्या होनी चाहिए इस विषय पर, और हर व्यक्ति एक स्वर से बोलता हुआ दिखाई देगा हर एक स्तर पर, तो कोई भी जो कभी कभी भ्रम और कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है ना, इसको हमेशा के लिए लोग दूर, अपने आप दूर होता हुआ दिखाई देगा। टॉप टू बॉटम एक स्वर से पार्टी की बात को, सरकार की बात को प्रभावी ढंग से रखने की हमारी एक स्थिति देखने को मिलेगी और उस पर हम लोगों को सदैव फोकस करना पड़ेगा। हमें उसी लाइन को लेकर के फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी बहुत सारे कार्यक्रम होने जा रहे हैं, पार्टी के उन सभी कार्यक्रमों की दिशा हमारी तैयारियां, कैसे हम इन चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल अलीगढ़ में
दो बड़े कार्यक्रमों का वहां पर आधारशिला रखेंगे। एक राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला, देश की आजादी की लड़ाई में एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी का योगदान 1915 में उन्होंने अफगानिस्तान में भारत की अंतरिम सरकार का गठन कर दिया था और उसके अध्यक्ष बन गए थे। और उसके आजादी के बाद, आजादी यानी देश गुलाम था, उस दौरान ब्रज क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाने के लिए उन्होंने बहुत बड़े महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। देश को विभाजन की त्रासदी को झेलने के लिए देश 1947 में मजबूर हुआ, लेकिन 1930 के दशक में उन्होंने बापू को इस बात के लिए अवगत कराया था कि हमें देश के विभाजन की जो साजिशें रची जा रही हैं इससे पूरा सावधान होना होगा। कल प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला अलीगढ़ में ही रखी जाएगी। और साथ साथ 2018 में प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को डिफेंस कॉरिडोर दिया था। अलीगढ़ नोड के कार्य का शुभारंभ भी कल से प्रारंभ हो जाएगा। आप सोचिए कि 6 जो नोड बन रहे हैं, लगभग 50,000 नए रोजगार के अवसर सृजित करेगा उत्तर प्रदेश का डिफेंस कॉरिडोर। और डिफेंस से जुड़े हुए वे सभी जो प्रधानमंत्री जी की मेक इन इंडिया की जो परिकल्पना है उसको साकार करने के लिए रक्षा क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। उत्तर प्रदेश उसका माध्यम बनेगा, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर उसका माध्यम बनेगा। और कल अलीगढ़ नोड के कार्य का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अलीगढ़ में होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक का एक विस्तृत कार्यक्रम अलग अलग समय में किस किस प्रकार के प्रकल्पों के साथ जोड़ करके कार्यक्रमों को बनना, उसकी तैयारी, उसको प्रभावी ढंग से मीडिया के माध्यम से अपनी बात को प्रभावी ढंग से आगे रखना। 19 सितंबर को सरकार के 4.5 वर्ष पूरे होंगे और 4.5 वर्ष की उपलब्धियां हर जनपद में, विधानसभा स्तर पर, प्रदेश स्तर पर प्रभावी ढंग से इस बात को आगे बढ़ाना। हम लोगों ने 4 वर्ष की उपलब्धियों को जनपद स्तर की उपलब्धियां, विधानसभा स्तर की उपलब्धियां और प्रदेश स्तर की उपलब्धियों की बुकलेट पहले ही प्रदेश में उपलब्ध कराई थी, हर जनपद में उपलब्ध कराई थी। 4.5 वर्ष की उपलब्धियों की भी प्रतियां अभी से जनपद स्तर तक पहुंचेंगी, विधानसभा स्तर पर पहुंचेंगी। प्रदेश स्तर का एक कार्यक्रम होगा, जनपद स्तर पर प्रेस और उसके बाद विधानसभा स्तर पर विधायक या जहां विधायक ने वहां पर प्रभारी या संयोजक जो भी प्रदेश के द्वारा तय होंगे उनके द्वारा अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखना। कोई विधानसभा क्षेत्र ऐसा नहीं होगा जिसमें इन 4.5 वर्षों के दौरान 1,000 से लेकर के 5,000 10,000 करोड़ रुपए के विकास के कार्य न हुए हों, लेकिन उन कार्यों को वहां पर नोट करना, उनको वहां पर पब्लिक के सामने रखना और उन उपलब्धियों के साथ फिर जनता के सामने अपनी बात को आगे बढ़ाना, इसको हमें बार बार कहने की आदत डालनी पड़ेगी। अन्यथा होता क्या है, पब्लिक की डिमांड तब तक होती है जब तक कार्य स्वीकृत नहीं हो जाता है। कार्य स्वीकृत हुआ उसके बाद सब लोग भूल जाते हैं, उसका मुद्दा गायब, यानी मुद्दा तभी तक है। लेकिन हमें कार्य के दौरान भी स्वीकृत हुआ, स्वीकृति के बाद फिर एक इवेंट शिलान्यास का, शिलान्यास के बाद फिर बार बार कार्य की प्रोग्रेस ये है, कार्य में हम इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। जनता को बार बार इस चीज का एहसास कराना पड़ेगा। देखिए, कार्य हमने स्वीकृत किया, उसकी प्रोग्रेस ये है, और जब कार्य कंप्लीट हो तो फिर उसका भव्य उद्घाटन की तैयारी भी, यह भी भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता की आदत का हिस्सा बनना चाहिए और इसको हम बार बार बोलने की आदत डालें। अन्यथा एक बार कार्य स्वीकृत होता है, मुद्दा गायब हो जाता है और फिर हम एक नए मुद्दे के साथ सामने आ जाते हैं। एक अंतहीन सिलसिला है। इस अंतहीन सिलसिला को वहां पे रोक करके जो हुआ है उन उपलब्धियों को बार बार कहने की आदत डालना, जो लोग लाभान्वित हुए हैं उनको इस चीज का एहसास कराना और मीडिया के माध्यम से बार बार इन चीजों को आगे बढ़ाना। जब हम इन कार्यक्रमों को लेकर के प्रभावी ढंग से आगे बढ़ेंगे, आप देखना इसका लाभ हर व्यक्ति जैसे अभी से बोल रहा है, अगर उसको पूछो
वो बोलता है हाँ साहब मिला है, हाँ साहब मिला है। जब एक एक कार्यकर्ता और एक एक स्तर पर इसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो आपकी उपलब्धियों का लाभ दूसरा व्यक्ति नहीं ले पाएगा और ये हमारी प्रभावी रणनीति हो सकती है। विरोधी बहुत बार अनावश्यक मुद्दों को उठाने का प्रयास करता है, जब उसको कोई मुद्दा नहीं मिलता तो हर एक मुद्दे को उठाने का प्रयास करता है। मुझे याद है कोरोना के प्रथम लहर में इंफ्रारेड थर्मामीटर का मामला था। इंफ्रारेड थर्मामीटर उत्तर प्रदेश में स्वाभाविक रूप से पहले चरण में जब ले जा रहे थे, इंफ्रारेड थर्मामीटर जैसे पीपी किट पहले चरण में महंगे थे, लेकिन बाद में आते 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 जब ज्यादा उसका प्रोडक्शन होने लग गया, ज्यादा मैन्युफैक्चरर आ गए, तो उसकी कीमत अंत में 250 रुपए तक आ, 5000 से घटते घटते 250 रुपए तक आ गया। अब कोई ये कहे कि साहब 5000 रुपए में पहले क्यों खरीदा था, बाद में कि साहब 250 रुपए में है तो आपने 250 में ही क्यों खरीदा, अब 250 रुपए में कैसे मिल गया। ये तो मार्केट का नियम है, डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है और जिस समय उपलब्ध नहीं है जो उसका दाम मिल रहा है उसी के हिसाब से लोग उस समय खरीदेंगे। लेकिन इंफ्रारेड थर्मामीटर जब हम लोगों ने यहां पे खरीदा तो हमें वह लगभग 1500 से लेकर के 4500 के रेंज में अलग अलग कंपनियों के प्राप्त हुए थे। हमने हर ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवाया था, हर निगरानी समिति को इंफ्रारेड थर्मामीटर उपलब्ध कराया था, पल्स ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराया था। लेकिन दिल्ली की एक राजनीतिक दल यहां पर आकर के उन्होंने कहा साहब इसमें घोटाला हुआ है। हमने दिल्ली के ही उनके डाटा मंगाए और उसी समय प्रोक्योरमेंट के मंगाए, तो जिसको हम 2,500 में खरीदे हैं उसी को पता लगता था कि वो 15,000 में खरीदे हैं। और फिर हम लोगों ने जब वहां FIR वहां दिल्ली में ही करवाया उसके बाद उनका मुंह बंद हो गया। सवाल यह है कि हमें इस डाटा को भी अपने पास तैयार करके रखना पड़ेगा कि आप दिल्ली में क्या कर रहे हैं और यहां पर क्या बोल रहे हैं। उनके ही मुद्दों पर उन्हीं का जवाब वहां पर ही अगर हम लोग देने की आदत डाल देंगे तो मुझे लगता है कि अपने आप बैकफुट पर होते हुए दिखाई देंगे और जनता के सामने केवल झूठ बोलने के अलावा इनका कोई और कार्य रह नहीं गया है। मुझे लगता है उसका भी एक जवाब हो सकता है। तीसरा, कोरोना प्रबंधन में भी आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, 24 करोड़ की आबादी। 24 करोड़ की आबादी में प्रदेश के अंदर कोई भी मौत हमारे लिए दुखद है। लेकिन अगर आप डाटा की बात करेंगे और प्रबंधन की बात करेंगे तो कोरोना प्रबंधन दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से क्या तुलना करेगी। उनके पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का ज्यादा पैसा जाता है, उस सब के बावजूद 2.25 करोड़ की आबादी में 26,000 से अधिक मौतें हुई हैं और उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की आबादी में 22,800 मौतें हुई हैं। यानी दिल्ली की आबादी का 12 गुना से 14 गुना आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है। मौत के आंकड़े उनसे काफी कम है। कोरोना के दौरान, सेकेंड वेव के दौरान आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की आबादी में 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन से पूरे प्रदेश को आपूर्ति कर रहा था और दिल्ली की 2.25 करोड़ की आबादी में 1100 मीट्रिक टन भी उनके लिए कम पड़ रहा था। और जब भारत सरकार ने कहा कि ऑक्सीजन ऑडिट होगा तब ये बैक फुट पर आए और फिर कहने लगे कि नहीं साहब हमारा तो 700 मीट्रिक टन से हमारा भी काम चल जाएगा। इन लोगों के चेहरे एक्सपोज किए जाने की आवश्यकता है। ऑक्सीजन ऑडिट से लोग भागते थे। केवल आरोप, केवल मिथ्या आरोप रखना और उसको अपनी आदत का हिस्सा बना करके जनता को गुमराह करके जिस प्रकार की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं उनसे पूछा जाना चाहिए दिल्ली में कोरोना कुप्रबंधन क्यों हुआ, दिल्ली में बिजली पानी के कनेक्शन क्यों काटे गए, या अन्य मुद्दों पर उनसे चर्चा की जानी चाहिए। जो लोग प्रदेश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि आखिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की किसकी बात आप कर रहे हैं। 1947 से लेकर 2016 तक प्रदेश में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुल पाए थे और आज उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग हर जनपद में हम एक नया मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं, जिनमें से 59 जनपद अब तक मेडिकल कॉलेज से आच्छादित हो चुके हैं। 16 जनपद बचे। इन 16 जनपदों के लिए भी हम एक नई पॉलिसी लेकर के आ गए हैं और हमारा प्रयास है कि अगले नवंबर-दिसंबर तक हर जनपद के लिए एक नया मेडिकल कॉलेज लेकर के सरकार आएगी, जहां हर जनपद का अपना एक मेडिकल कॉलेज होगा।
ये सभी कार्यक्रम सरकार जिस रूप में आगे बढ़ा रही है, हमें उन मुद्दों को प्रभावी ढंग से रखने की आदत जैसे केंद्र की टीम करती है, प्रदेश के प्रवक्तागण करते हैं, उसी तर्ज पर क्षेत्रीय स्तर पर और जनपद स्तर पर भी हर उपलब्धि को लेकर के हर दिन कुछ ना कुछ प्रदेश या क्षेत्र की टीम से आप पूछ करके रख सकते हैं अपनी बात को कि हमें आज क्या बोलना है, हमें आज क्या मैटर देना है, लेकिन जितना बोले प्रभावी हो। क्या बोलना है और कितना बोलना है, इसका एहसास जरूर होना चाहिए। आज के इस अवसर पर आप लोगों का यह जो प्रशिक्षण हुआ है, यह सचमुच आज की सबसे बड़ी आवश्यकता थी, क्योंकि हम लोग 2022 के देश के और दुनिया की सबसे ज्यादा निगाहें होंगी उत्तर प्रदेश के चुनाव पे होंगी, और उस चुनाव की दिशा से हम सबको अपने आप को तैयार करना है। और उसमें एक महत्वपूर्ण जो इस पूरे युद्ध की तैयारी का आधार होगा, वो आप सबकी इस टीम के ऊपर, पूरा दारोमदार इस टीम के ऊपर होगा कि कैसे युद्ध की भूमिका की तैयारी होनी है और युद्ध को कैसे रखा जाना, कैसे लड़ा जाना है, कैसे उसकी रणनीति तय होनी है। क्योंकि योद्धा तो अपने लड़ेंगे, लेकिन कैसे उस मुद्दे को आम जनमानस तक पहुंचा करके हम अपनी लड़ाई को और मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकते हैं, ये पूरा दारोमदार यहां पर बैठी हुई इस टीम के ऊपर होगा। मुझे विश्वास है आप सबके नेतृत्व में मीडिया प्रभावी ढंग से आपकी बातों को, पार्टी की बात को, सरकार की बात को और हमारे जनप्रतिनिधियों की बात को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। आप सबको मैं इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।